नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात मोदी सरकार के कृषि बिल के बाद देश में मचे सियासी घमासान की। मोदी सरकार किसानों के लिए कृषि बिल लेकर आई तो सदन से लेकर सड़क तक संग्राम देखने को मिल रहा है। एमपी में किसान के नाम पर जमकर घमासान मचा है। कमलनाथ ने कृषि बिल को काला कानून बता दिया तो वहीं बीजेपी ने पूरी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। उधर कृषि बिल के साथ साथ सियासत की चुनाव के लिए भी पूरी तैयारी है। कमलनाथ ने मिशन ग्वालियर चंबल के लिए नया दांव चल दिया है। कांग्रेस सिंधिया के सामने सचिन पायलट को उतारने की तैयारी कर रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, मगर आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मोदी सरकार के कृषि बिल पर देश भर में बवाल जारी है। सदन से लेकर सड़क तक विरोध किया जा रहा है। विपक्ष इसे किसानों के लिए काला कानून बता रही है तो सरकार विरोध और विरोधियों दोनों पर हमलावर है। राज्यसभा में विपक्ष ने बिल बुक फाड़ी तो मोदी सरकार के सीनियर मंत्री राजनाथ सिंह समेत 6 मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी निंदा की। दिल्ली से लेकर एमपी तक किसानों के नाम पर हाय तौबा मची हुई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर हमला बोला। कमलनाथ ने ट्वीट किया, शिवराज सरकार स्पष्ट करे कि वो किसानों के साथ है या इन किसान विरोधी काले कानून के साथ। प्रदेश का किसान इस सच्चाई को जानना चाहता है कि कौन उसके साथ है और कौन किसान विरोधी काले कानून के साथ। कमलनाथ ने ट्वीट में बिल को काला कानून बताया तो उधर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि वो किसानों के साथ खड़ी है। हालांकि ट्वीट के बाद बीजेपी ने कमलनाथ और कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को भी इस बात को मध्य प्रदेश के किसानों को बताना चाहिए कि वो इस कानून के साथ हैं या इसके विरोध में किसान के साथ खड़े हैं। उन्हें ये बताना चाहिए, ये उनका दायित्व है कि मध्य प्रदेश में इस अध्यादेश के आने से किसानों को फायदा होगा कि नुकसान। कृषि सुधारों को लेकर जो 3 विधेयक लेकर आए हैं जिसे संसद ने पारित किया है, उस पर कांग्रेस का व्यवहार दोगला है, नीतियां दोगली हैं। जिन्होंने खुद अपने घोषणा पत्र में उन कानून को लाने की बात कही, अब वो विपक्ष में आकर पलट रहे हैं। एक तरफ जहां एमपी में किसान पर घमासान जारी है तो वहीं सियासत की चुनाव की भी पूरी तैयारी है। दोनों बड़े दलों की नजरें ग्वालियर चंबल पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस ने सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में घेरने के लिए अब कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट को स्टार प्रचारक बनाने का मन बना लिया है। यानी सिंधिया के दोस्त सचिन पायलट के सहारे कांग्रेस चंबल में अपनी सियासी नैया पार लगाने की तैयारी कर रही है। हालांकि कांग्रेस के इस कदम पर बीजेपी संभल कर बयान दे रही है और सचिन पायलट को छोड़ निशाने पर कांग्रेस आला कमान है। यहाँ पर सचिन पायलट जी को भेजेंगे चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। उसका एक अहम कारण यह भी है कि वो इस क्षेत्र से चिरपरिचित है, बल्कि यहाँ पे लोगों से भी उनका अच्छा परिचय है और मुझे लगता है तकरीबन वे हर चुनाव में यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आएंगे वे। कि वो जिस समाज से आते हैं, गुर्जर समाज से, उस समाज को भी जरूर बताएंगे कि मेरा कितना अपमान हुआ, और मध्य प्रदेश के युवाओं को भी जरूर बताएंगे कि कांग्रेस में राहुल गांधी के रहते किसी भी युवा का विकास नहीं हो सकता। अब सवाल यह है, किसानों के सगे होने की इस होड़ और दौड़ में अन्नदाता के वोटों की फसल कौन काटेगा? सवाल यह है, सचिन पायलट को एमपी में प्रचार के लिए बुलाकर कमलनाथ ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसका क्या असर बीजेपी और खास तौर पर सिंधिया पर होगा? ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह के साथ विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। बहस में आज इन दोनों मुद्दों को हम एक साथ कवर करेंगे और उसकी वजह यह है कि देखिए, चाहे किसान के नाम पर लड़ाई हो या फिर सचिन पायलट के लिए कांग्रेस ने चटाई बिछाई हो, एमपी में है दोनों उपचुनाव के लिहाज से अहम। तो जब उपचुनाव ही मकसद है तो ऐसे में इन दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ गोपाल भार्गव जी, मध्य प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री, सीनियर विधायक, इसके साथ साथ पूर्व मंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब जुड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ हरीश दिवेकर जी, एसोसिएट एडिटर जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गोपाल जी, राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राकेश जी मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर मैं गोपाल जी आपके पास आता हूं। राकेश जी, किसानों की बेहतरी के नाम पर मोदी सरकार एक बिल लेकर आई है। 3 विधेयक वो पास हो गए, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। उसमें किसान को खुले बाजार में अपनी फसल बेचने की अनुमति है,
प्रधानमंत्री कई मंचों से कई मौकों पर कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, किसान फिक्र ना करें, तो फिर अब आपत्ति किस बात की बची है? ये इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले ये देश 70-75% किसानों का देश है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है। आज जब जीडीपी औंधे मुंह गिरी 23% माइनस जाके, तो 3% पे कुछ इजाफा अगर हुआ तो वो कृषि क्षेत्र से ही हुआ। इतने बड़े बिल लाके आप इस कोरोना पीरियड में बिना डिस्कशन के उसको पास कर रहे हो। उन लोगों की आपने हमदर्दी तक लेने की, उनके सुझाव लेने की कोशिश नहीं की, जो किसान हैं, जो नुमाइंदगी करते हैं, जो मंडी अध्यक्ष हैं या किसान संगठनों के जो पदाधिकारी हैं। आप आम आदमी की बात करते हो तो आम आदमी से जरा पूछ तो लेते आप किसान से कि हम आपके लिए बदलाव ला रहे हैं, उसका आपको क्या नुकसान और क्या फायदा है। मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ काला बाजारी होगी। मेरी नजर में आपने जो खाद्यान्न रखने का जो अनलिमिट कर दिया है, इससे काला बाजारी होगी। आपने जो ये कह दिया है कि किसान कहीं भी ले जाकर बेच सकता है, इससे काला बाजारी होगी। और आपने ये कहा है कि कोई व्यापारी कहीं भी जाके खरीद लेगा। आप ये बताइए कि जब हम मंडी में जाके किसान बेचते हैं तो वो व्यापारी पैसे लेके भग जाता है। साल में 2-4 ऐसी वारदातें मिल जाती हैं आसिफ जी। जब वो व्यक्ति, अगर व्यापारी खेत से जाके लेगा, किसान के से गांव से लेगा और 3 दिन में पैसा देगा, 3 दिन में वो कहां चला जाएगा व्यापारी करोड़ों रुपए की फसल लेके? इसका क्या वो है? फिर आपने उसके जुडिशरी अधिकार खत्म कर दिए कि वो अगर 420 का केस लगाए, दावा दायर करे जुडिशरी में जाके, तो आपने इस एक्ट के तहत कह दिया है कि वो एसडीएम क्या शिकायत करेगा, एसडीएम सुनवाई करेगा। आसिफ भाई, मेरी नजर में चाहे राजस्व तहसील हो, चाहे राजस्व न्यायालय, एसडीएम के न्यायालय हो, यहाँ पे अब कोई वकालत नहीं रही है। यहाँ पे कोई सुनने धुनने वाला नहीं है। मान लीजिए उसने व्यापारी के खिलाफ केस लगाया और व्यापारी ने सेटिंग करके वहां से तारीख 2 महीने की ले ली, तो उस किसान के पैसे तो उलझे ही रहेंगे। ठीक बात। ये सारी व्यवस्थाएं मेरे हिसाब से, अगर ये एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, ये स्वागत योग्य अगर नहीं कर रहे हैं, तो एमएसपी पे ही किसान से जाके उसके केंद्र पर गल्ला खरीदे सरकार। क्योंकि अगर एमएसपी पे नहीं खरीदेगी तो ये गरीबों को एफसीआई जो गल्ला खरीदती है, गेहूं और चावल, वो एकत्रित कैसे होगा? आपके भंडार भरेंगे कैसे? और वो भंडार पहले उसमें कांग्रेस की आपत्ति एक ये भी है कि कम से कम मंडियों के हिसाब से हमको पता होता था कि हमारे पास कितना स्टॉक है और कालाबाजारी तो नहीं हो रही, लेकिन अब यही नहीं पता लगेगा स्टॉक कितना है, कौन व्यापारी कितनी फसल ले गया, कालाबाजारी के चांसेस बनते हैं। मैं लौट रहा हूं राकेश जी आपके पास। आपकी आपत्ति सुन ली मैंने, अब उन आपत्तियों पर सरकार का क्या कहना है? गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, यही अक्टूबर का महीना है, सितंबर अक्टूबर का। पिछले साल इसी सितंबर अक्टूबर में 150 रुपए किलो प्याज तक बिकी थी सर, इसी मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। तब जबकि प्याज, आलू जैसी चीजें आवश्यक वस्तुओं के अंदर थीं। फिर यही महीना लौटकर आ रहा है सर, सितंबर अक्टूबर, और जब आवश्यक वस्तुओं में आलू 40 रुपए किलो और प्याज 150 रुपए किलो तक बिका पिछले साल, तो इस साल क्या हालत होने वाली है? ये सिर्फ एक उदाहरण देकर मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, यदि हमें किन्हीं बातों का विरोध करना है तो जैसा कि अभी किसी ने कहा था कल कि सोते हुए तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का उपक्रम कर रहा हो उस व्यक्ति को नहीं जगाया जा सकता। इसी तरह से इस प्रकार के विधेयक का जो विरोध हो रहा है, मैं मान के चलता हूं कि यही एक प्रकार की उसी की परिणति है। जब प्रधानमंत्री जैसे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति, जो संसद के नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा, लोकसभा में कहा, हाउस के अंदर कहा कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है हमारा, किसी भी जिन्स का, चाहे गेहूं हो, चाहे वो पैडी हो, चावल हो, गन्ना हो, कुछ भी हो, लेकिन भारत सरकार इसको खरीद करेगी, परिसर तय करेगी। मंडियों में भी अभी जैसी खरीदी होती थी, नेफेड के माध्यम से भी खरीदी होती थी। हमारे यहाँ तो चना की भी खरीदी हुई, अरहर की भी खरीदी हुई और उड़द की भी खरीदी हुई, हमारे राज्य में खरीदी हुई, देश का मुझे जानकारी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी हमने जो गेहूँ का और हमने खरीदी की 1950 रुपये के भाव से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो खरीद है, ये खरीद बंद नहीं होगी, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। इस पर राज्य भी चाहे बोनस देना चाहे तो राज्य भी बोनस दे सकते, नंबर 1। दूसरी बात, किसी बात को
शुरू होने के पहले आशंका व्यक्त करते मैं मान के चलता हूँ कि न्याय नहीं होगा। अब किसान संगठन यदि इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य उन्हें समझाना चाहिए। आपने इस बात को कहा कि 150-200 रुपया 100 रुपया किलो प्याज बिकी, टमाटर बिकी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ क्या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि किसान के लिए उसकी सब्जी का या किसी चीज़ का उचित भाव नहीं मिले? और यदि भाव बढ़ता है, यदि दूसरी चीज़ों का बढ़ता है, मूल्य बढ़ता है, सोने चांदी का सब चीज़ों का बढ़ता है, तो किसान की फसल का क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? और इसीलिए ये बात हमेशा कही गई, बार बार हर पार्टी मांग करती थी कि किसान को, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी बात आई कि किसान को उसकी फसल के मूल्य तय करने का खुद अधिकार होना चाहिए। और ये अधिकार इसलिए ग्लोबल व्यवस्था करके दिया गया है कि आपको जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले आप वहाँ बेचें कंपटीशन में। और बैकिंग के लिए सरकार पृष्ठभूमि में खड़ी हुई है। यदि इससे नीचे यदि कीमतें आएंगी तो सरकार फिर सपोर्टिंग प्राइस जो मैंने कहा कि वो दे रही है। मैं इस पर लौट रहा हूँ आपके पास, तो इस क्योंकि प्रकार अभी से तो सचिन पायलट का भी एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। हरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हरीश जी देखिए, मैं भी खुद और हम भी, आप भी, मैं भी, कोई ऐसा तो है नहीं कि हम कोई बहुत बड़े आईटी फील्ड से जुड़े रहे हैं। हमारी भी जड़ें खेती किसानी से जुड़ी रही हैं। बतौर किसान का बेटा, किसान का पोता, मेरा आपसे एक सवाल है। मैं हरीश जी आपसे पूछना चाहता हूँ, सीधी बात ये, किसी किसान ने सब्जी बोई जो 3-4 दिन में सड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। अब वो चाहता है कि वो खुले मार्केट में रेट बेचे। अब उसने मन में ठान लिया, पहली बार उसको अधिकार मिल रहा है कि वो अपनी फसल का रेट खुद लगाएगा। लेकिन किसी व्यापारी ने कह दिया कि ठीक है, नहीं लूंगा मैं इस रेट पर। 3 दिन किसान यहाँ वहाँ भटका, अगर उसको मन के मुताबिक रेट नहीं मिला, सब्जी उसकी खराब हो जाएगी, उसके टमाटर खराब हो जाएंगे। नतीजा, उसे आखिरकार उसी रेट पर अपनी फसलों को बेचना पड़ेगा। उस सब्जी को, उस टमाटर को, उसको बेचना पड़ेगा जो मंडी तय करेगी, जो बड़े व्यापारी तय करेंगे, जो मार्केट तय करेगी। अब तक भी शायद फुल प्रूफ प्लान नहीं है कि किसान वाकई अपना रेट तय कर सके और उस पर वो बिके। हाँ से बिल्कुल सही कह रहे हैं। कृषि विधेयक जो पास हुआ उसके नियम क्या रहेंगे, कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो अभी आना बाकी है। जब तक वो नहीं आ जाता तो उस पर नहीं। लेकिन ये बात सही है, कहीं ना कहीं डर है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि सब्जी का बात करें जो जल्दी खत्म होती है, पेरिशेबल आइटम जिसको बोलेंगे, वो समय पर नहीं बिका तो किसान मर जाएगा और सरकार इस भरोसे रहेगी, व्यापारियों के भरोसे कि अब तो कहीं भी बेच सकता है। दूसरी चीज इसमें आसिफ मेन बात यह है कि अभी समर्थन मूल्य पे जब सरकार खरीदती है उसमें एक दबाव रहता है अफसरों के ऊपर कि अगर मट्टी मिली है गेहूं में या कहीं थोड़ा बहुत दाना कमजोर है तो सरकार वोट बैंक के हिसाब से खरीद लेती है। लेकिन जब व्यापारी के पास जाएगा मामला तो व्यापारी तो 20 को भी 19 बताएगा क्योंकि वो दाम कम कराएगा, 19 को 18 बताएगा। तो किसान को जो दादागिरी थी किसान की, जो सरकार पे अधिकार था, वो अधिकार खत्म हो जाएगा। जिसका दाना अच्छा है, जिसका माल अच्छा है, उसको भरपूर पल्ले पैसे मिलेगा। लेकिन जहां कहीं पानी लग गया दाने में या गेहूं में या कोई और परेशानी आ गई, उसका दाम गिर जाएगा। जो सरकार एमएसपी रेट की बात कर रही है, सरकार अभी पूरा खरीदती है, एक तय है लिमिट, उसमें सरकार पे दबाव रहता है खरीदना है। किसान हंगामा कर देते हैं, रोड जाम कर देते हैं, तो सरकार को वोट बैंक दिखना होता है, खरीदना पड़ता है। पर जब बाजार में खुला हो जाएगा मामला, कहीं भी बेच सकते हैं, तो ये निश्चित तौर पे कहने को बात होगी एमएसपी की, पर उसको क्या मूल्य मिलेगा वो तो फिर व्यापारी तय करेंगे। व्यापारी तो माल के हिसाब से पैसा देंगे और वहां कोई अफसर या कोई नेतागिरी काम नहीं करेगी। जैसा कि हम गोदामों में देखते हैं कि दबाव में आके घटिया स्तर का या कम स्तर का खरीद लेते हैं, जिसमें एफसीआई बाद में एफएक्यू लगाती है और एफसीआई खारिज करती है, फिर वो अनाज गरीबों में बढ़ता है। कुल मिला के तो लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन इसमें कुल मिला के किसान भी असमंजस में है, क्या वाकई उसको सौगात मिली है या कहीं आफत बनने वाली है। अभी हमने कई किसानों से बात की तो वो को डरा हुआ है, समझ नहीं पा रहा कि हंसे कि रोए, क्योंकि कांग्रेस जो बात करती है वो नेगेटिव पॉइंट पे बात करती है, भाजपा के लोग उसको बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं कि अब तो बिल्कुल दिवाली हो जाएगी। तो अभी जो विधेयक है उसके नियम क्या होंगे, इसीलिए हरीश जी अब तक जो चीजें निकल कर सामने आई हैं, जिस दौर में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक आपके और गोपाल जी के नीचे कुछ ग्राफिक्स में हम बता रहे हैं कि विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है, उसकी क्या वजह बता रहा है, ग्राफिक्स में चल रहा है इस वक्त, और सरकार के क्या तर्क हैं या इस बिल में अब तक क्या नियम है वो हम ग्राफिक्स में दिखा भी रहे हैं, ताकि हमारी बात सुनते सुनते लोग ग्राफिक्स भी पढ़ सकें। इसलिए पूरी तैयारी के साथ हम बैठे हैं यहाँ पर। मैं लौट रहा हूँ हरीश जी आपके पास। राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी, सचिन पायलट की बात करेंगे हम। सचिन पायलट जो कांग्रेस आला कमान से अशोक गहलोत से खफा होकर अपने विधायकों के साथ बाहर स्टे करने चले गए,
बाद में वापस लौट आए, उसके लिए शुभकामनाएं आपके साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो सिंधिया का जाना और सरकार बदलना आप देख ही चुके हैं। अब वही सचिन पायलट को आप सिंधिया के सामने खड़ा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। कमलनाथ ने अजय माकन से ये मांग की है, अजय माकन प्रभारी राजस्थान के। उसमें सर सवाल सबसे पहले ये खड़ा हो रहा है, आप किस अधिकार से सचिन पायलट को जनता के सामने रखेंगे तब जबकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है आप पे कि आपने सचिन पायलट का सम्मान नहीं किया, युवा को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, पुराना चावल अब तक घसीट रहे हैं राजस्थान में, और यही आप मध्य प्रदेश में कर रहे थे। सचिन पायलट अपने आप में एक राजनीतिक हस्ती है और स्वर्गीय राजेश पायलट जी के पुत्र हैं, और राजस्थान में उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार करके अपनी हैसियत साबित की है, अपनी उपस्थिति राजस्थान में दर्ज कराई है। और एक किसान नेता है, उनको एक बिरादरी से तक सीमित रखना भी मैं उनका कहीं ना कहीं अवमानना समझता हूँ। सचिन पायलट उन युवा लोगों में है जिनका प्रतिबिंब पूरे देश में दिखाई देता है, उनकी कार्यपद्धति साफ झलकती है, किस मिजाज का नेता है। और कांग्रेस के एक कर्मठ नेता को अगर मध्य प्रदेश में चुनाव में लाया जाता है तो ये कांग्रेस की मजबूती का कारण बनेगी। अब इसमें किसी के पेट में दर्द अगर ये हो रहा है कि साहब इनके साथ ये किया, तो आप क्या करते रहे? आपने कर्नाटक में क्या किया? अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कहाँ कहाँ चले गए थे? गुजरात में आप क्या करते आए हमेशा? ये विषय नहीं है। विषय ये है कि उसमें नई ऊर्जा है, उनमें काम करने की क्षमता है और नेतृत्व क्षमता है, और उन्होंने राजस्थान में साबित किया है, जिसका फायदा कांग्रेस मध्य प्रदेश में उठाएगी। इससे आज भारतीय जनता पार्टी अगर विचलित है, परेशान है, तो ये उनका विषय है। वो इन पुराने लोगों के साथ ही चेहरे से आगे आना चाहते हैं। कांग्रेस में अगर नए चेहरे हैं, अच्छे युवा लोग हैं, तो वो आएंगे जिनका प्रभाव है जनता के ऊपर। ठीक, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। मैं स्वागत करता हूं। गोपाल जी आपके पास आ रहा हूँ। गोपाल जी देखिए, किस अधिकार से सचिन पायलट को कांग्रेस बुला रही है, तो अधिकार तो सीधा है क्योंकि अभी तक तो उन्हीं के नेता हैं। सवाल तो ये, आप कैसा ट्वीट करेंगे सचिन पायलट को? सर सचिन पायलट वो हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो भी सिंधिया के रक्षक कदम पर चलते हुए बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, अब तक इसे खारिज भी नहीं किया गया है। तो मैं तो गोपाल जी आप जानना चाहता हूं कि सचिन पायलट के विरोध में आपकी रणनीति क्या है? अगर उन्होंने यहां बीजेपी के खिलाफ आग उगलनी शुरू कर दी, जिसकी उम्मीदें कम है, तो फिर आपकी तोपें खामोश रहेंगी या फिर जवाब देंगी बराबर? देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, मैं प्रति प्रश्न कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सचिन पायलट जी के खिलाफ क्या नीति होगी। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि सचिन पायलट जी की भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के बारे में क्या होगा? उस पर तो लंबी चर्चा पहले गोपाल जी कर चुका हूं मैं तो आपसे इस बार जानना चाह रहा हूं कि आपकी तोपें इस वक्त क्या उगलने वाली है। देखिए, जैसी गाना होगा वैसा बजाना होगा, वैसा सारा का सारा होगा। सचिन पायलट जी यदि वैसी बात करेंगे तब फिर हम पृष्ठभूमि में चले जाएंगे, और सीधी सीधी बात करेंगे तो वैसा होगा। जहाँ तक मैं मान के चलता हूँ कि आजू बाजू के राज्यों के कोई भी लोग प्रचार के लिए आए, उनका बहुत ज़्यादा असर हमारे राज्य की राजनीति में नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश की जनता और वोटर को अपना भविष्य, अपना भाग्य, अपनी जो कुछ भी सरकार है उसके लिए तय स्वयं करना है। यहाँ पर आजू बाजू के राज्यों के कोई लोग आके, चाहे वो कर्नाटक से हों, चाहे आंध्र से हों, चाहे तमिलनाडु, चाहे उड़ीसा के हों, या फिर हमारे राज्य के इर्द गिर्द, चाहे गुजरात, महाराष्ट्र या कहीं भी हमारे लगे हुए राज्यों के लोग हैं, मैं मान के चलता हूँ कि 1% भी ना सामाजिक रूप से और ना राजनीतिक रूप से कोई असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ठीक, गोपाल जी मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन इतना जरूर है कि गोपाल जी को सागर में, रहली में लोग शादी वाले बाबा के नाम से जानते हैं, और शादी वाले बाबा के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि हर साल गोपाल जी बहुत गरीब कन्याओं की शादियां करवाते हैं। इस बार अगर किसान के लिए ये बिल मुफीद रहा और पैसे अगर किसान के पास बढ़े, तो गोपाल जी की भी जो संस्था है, या जो गोपाल जी खुद अपने आप में संस्था है, तो उनका भी कुछ कम खर्चा होगा, किसान सशक्त होगा, ये उम्मीद हम करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं उसके लिए। और दूसरी बात देखिए, न्यूक्लियर को लेकर जो केंद्र की पॉलिसी है, देश की पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज। गोपाल जी ने कह दिया है पायलट के खिलाफ भी यही रणनीति रहेगी, नो फर्स्ट यूज। लेकिन हाँ, अगर वहां से पायलट ने बम बरसाए तो फिर यहाँ से भी एंटी एयरक्राफ्ट जो मशीन गन है वो खुली हुई है। हालांकि इसके आसार बहुत कम नजर आते हैं, सियासत में संभावनाएं आप बेहतर समझते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका गोपाल जी, राकेश जी, हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक है, लेकिन मुद्दा यही है, छत्तीसगढ़ के एंगल से हम चर्चा करेंगे आगे छत्तीसगढ़ की डिबेट में।